तो जरा एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर गौर करते हैं। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? दुनिया के दो सबसे सफल लोगों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, बर्फीले पानी से नहाता है। ओह, बर्फीला पानी। हाँ, और फिर 2 घंटे तक एकदम शांति से ध्यान लगाता है। ठीक है। और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो आराम से सुबह 9 बजे उठता है, कोई ध्यान नहीं लगाता और सीधे अपने काम में डूब जाता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, है ना? बिल्कुल, दोनों ने ही शायद अरबों की कंपनियां खड़ी की है या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सफलता का वो सीक्रेट फॉर्मूला है कहाँ? मतलब क्या कोई ऐसा एक तय रास्ता है जो हर सफल इंसान अपनाता है, या फिर हम सिर्फ उन चीजों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका असल कामयाबी से कोई लेना देना ही नहीं है? ये विरोधाभासी वो बिंदु है जहां से हमारी आज की एक गहन चर्चा सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब हम व्यक्तिगत विकास या सफलता की बात करते हैं ना, तो इंसानी दिमाग हमेशा एक तयशुदा नियम ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, हमें शॉर्टकट चाहिए होते हैं। एकदम सही। हमें लगता है कि अगर हम किसी सफल व्यक्ति की सुबह की रूटीन को हूबहू कॉपी कर लेंगे तो हम भी उतने ही सफल हो जाएंगे। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग और बहुत गहरी है। और यही वो धुंधलापन है जिसे आज हम इस विस्तृत विश्लेषण में साफ करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है टिमोथी फेरिस की बेहद मशहूर किताब ट्राइब ऑफ मेंटर्स का एक विस्तृत रिव्यू और उसका विश्लेषण, जो कि कोई आम किताब नहीं है। एकदम नहीं। स्पष्ट कर दूं कि ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो 3 आसान कदमों में करोड़पति बनने का दावा करती हो। हाँ, वो वाले दावे तो बहुत ही खोखले होते हैं। बिल्कुल, इसके बजाय ये दुनिया के 100 से ज्यादा टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स, विचारकों और एंटरप्रेन्योर्स के अनुभवों और उनके सोचने के तरीकों का एक विशाल डेटाबेस है। एक तरह का खजाना कह सकते हैं इसे। हाँ, और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे सफल लोगों के अनुभव, उनकी आदतों और उनकी सोच से सीखकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी और अपने फैसलों को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो दूसरों की सीख और विजडम से अपने जीवन को तेजी से इंप्रूव कैसे किया जाए। जिंदगी इतनी लंबी तो नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद करके सीखें, है ना? ये तो किसी वीडियो गेम में चीट कोड मिलने जैसा है। ये चीट कोड वाली एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। और इस मिशन की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि मानव जीवन की सबसे बड़ी सीमा ही हमारा समय है। समय बहुत कम है। हाँ, किसी भी एक इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो हर गलती खुद करे, हर ठोकर खुद खाए और फिर उससे सीखे। इस सोर्स का मूल विचार ही यही है कि सीखने की प्रक्रिया को आउटसोर्स किया जा सकता है। आउटसोर्स किया जा सकता है, क्या बात है। जो लोग पहले ही किसी कठिन रास्ते से गुजर चुके हैं, हम उनके अनुभवों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ मुझे एक बात खटकती है। कैसी बात? अगर हम इस किताब की संरचना को देखें तो हमारे स्रोत के विश्लेषण से पता चलता है कि ये कोई थ्योरी या कहानी वाली किताब नहीं है। हाँ, इसका फॉर्मेट अलग है। ये पूरी किताब Q&A यानी सवाल जवाब के फॉर्मेट में है। मतलब फेरिस ने हर एक मेंटर से बिल्कुल एक जैसे सवाल पूछे हैं। जैसे कि आपकी डेली रूटीन क्या है? हाँ। और जब आप फोकस नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? या फिर असफलता को कैसे संभालते हैं? अब जब एक ही सवाल 100 अलग अलग लोगों से पूछा गया तो जवाब भी 100 तरह के है। बिल्कुल, अलग इंसान अलग जवाब। यही मुझे सच में एक उलझन हो रही है। अगर हर सफल व्यक्ति का रास्ता अलग है, अगर कोई एक वन साइज फिट्स ऑल या सर्वमान्य फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर इन सब के जवाबों को एक साथ पढ़ने से क्या सिर्फ भयंकर कंफ्यूजन नहीं फैलेगा? वो जब आप कह रहे हैं कि विरोधाभास बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक कह रहा है कि सुबह जल्दी उठो और दूसरा कह रहा है कि रात में काम करो। ये तो विरोधाभासों का एक पहाड़ बन गया। ये कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है और सच कहूँ तो यही वो लगा है जहाँ ज्यादातर लोग इस तरह की सामग्री को गलत तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, तो सही तरीका क्या है? देखिए, मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। इस किताब का फायदा किसी एक व्यक्ति के रास्ते की नकल करने में नहीं है। फायदा ये देखने में है कि अलग अलग परिस्थितियों में लोगों ने अपनी सोच का इस्तेमाल कैसे किया। मतलब उनका नजरिया समझना। बिल्कुल। जब हम इतने सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स देखते हैं तो हम असल में उनके मेंटल मॉडल्स या सोचने के ढांचों को समझ रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये किताब कोई नक्शा नहीं है जो आपको बताए कि दाएं मुड़ना है या बाएं। तो फिर क्या है? ये एक कंपास बनाने की वर्कशॉप है। जब आप देखते हैं कि 100 अलग अलग लोगों ने अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाया,
तो आप समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया ही विकसित कर लेते हैं। अरे वाह, कंपास बनाने की वर्कशॉप, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। तो ये बात नकल करने की नहीं, बल्कि पैटर्न रिकॉग्निशन की है, प्रवृत्तियों को पहचानने की। एकदम सही। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। भले ही हर व्यक्ति की यात्रा अलग हो, लेकिन हमारे स्रोत में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी हैं जो इन सभी टॉप परफॉर्मर्स में लगभग एक समान रूप से पाई जाती हैं। हाँ, जो कोर हैबिट्स हैं। जैसे कि एक स्पष्ट मॉर्निंग रूटीन, नियमित रूप से पढ़ना, व्यायाम करना और ध्यान या मेडिटेशन। लगभग हर मेंटर इन पर किसी न किसी रूप में बात करता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आदतें एक इमारत की नींव की तरह हैं? मतलब इमारत की डिज़ाइन अलग हो सकती है, कोई बंगला बना सकता है तो कोई गगनचुंबी इमारत, लेकिन नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। मैं आपकी इस एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूँ। और अगर हम विश्लेषण करें कि क्यों ये आदतें काम करती हैं, तो हम पाएंगे कि यह सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, तो मानसिक है। हाँ, यह दिमाग को सही दिशा में ट्यून करने का तरीका है। जब हम स्रोत में देखते हैं कि ज्यादातर मेंटर्स मॉर्निंग रूटीन या मेडिटेशन पर जोर देते हैं, तो वे इसे सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उनका असली मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है संज्ञानात्मक नियंत्रण, यानी कॉग्निटिव कंट्रोल हासिल करना। कॉग्निटिव कंट्रोल, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? बिल्कुल। जब कोई इंसान सुबह उठकर तुरंत अपना फोन देखने के बजाय अपनी तय की हुई रूटीन का पालन करता है, जैसे बिस्तर ठीक करना या पानी पीना, हाँ, छोटे छोटे काम, तो वो असल में दुनिया को ये तय नहीं करने दे रहा कि उसका दिन कैसा होगा। वो बाहरी शोर को बाहर रख रहा है, वो खुद अपने दिन का आर्किटेक्ट बन रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब सुबह की वो छोटी सी रूटीन असल में दिन भर के लिए एक मानसिक ढाल का काम करती है। बिल्कुल। और अगर हम मेडिटेशन या ध्यान की बात करें, जिसे अक्सर बहुत ही आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि हिमालय पर जाना पड़ेगा इसके लिए। वही तो, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स के लिए उसका मतलब ये नहीं है। स्रोत के अनुसार ये उनके लिए कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है। तो उनके लिए ध्यान क्या है? उनके लिए ये एक मेटा स्किल है। ये असल में किसी उत्तेजना यानी स्टिमुलस और उस पर हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच के खाली समय को बढ़ाने का एक अभ्यास है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का समय? हाँ, सोचिए जब कोई बहुत तनावपूर्ण ईमेल आता है, तो एक आम इंसान तुरंत घबराकर जवाब दे देता है। बिल्कुल, गुस्से में टाइप कर देते हैं लोग। पर जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, वो उस ईमेल को देखता है, 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। वो जो 1 सेकंड का गैप है ना, वही गैप अक्सर सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय कर देता है। क्या बात है, ये गैप ही सारी शक्ति का केंद्र है। लेकिन आदतें तो आपको शुरुआत दे देती हैं। लंबी रेस में बने रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा और सीखने की क्षमता पर काम करना होता है। हाँ, स्रोत में भी 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात की गई है। पहला है निरंतर सीखना और दूसरा है स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रबंधन, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब सफल लोग हमेशा नई स्किल्स सीखते रहते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम अक्सर इसे ऐसे सोचते हैं कि इंसान का शरीर और दिमाग एक स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, स्मार्टफोन की तरह? हाँ, अगर फोन की बैटरी यानी इंसान की ऊर्जा ही खत्म हो गई है, तो अंदर कितने भी शानदार एप्स या स्किल्स क्यों ना हो, फोन काम ही नहीं करेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मैं स्मार्टफोन बैटरी वाले मेटाफर से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? मुझे तो ये काफी सटीक लगता था। सुनने में ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन ये इंसानी शरीर विज्ञान को बहुत ही सरल बना देता है। मतलब? देखिए, एक स्मार्टफोन की बैटरी लगातार एक ही दिशा में कम होती है। आप उसे इस्तेमाल करेंगे, वो ड्रेन होगी। हाँ, ये तो है। लेकिन इंसानी ऊर्जा इस तरह काम नहीं करती। हमारी ऊर्जा एक गतिशील या डायनामिक चीज है। तो ये कैसे काम करती है? स्रोत में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वे इस बात को समझते हैं कि कभी-कभी किसी बहुत ही मुश्किल लेकिन अर्थपूर्ण काम को करने से हमारी ऊर्जा कम होने के बजाय बढ़ जाती है। मुझे शायद समझ आ रहा है। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद हो और 8 घंटे लगातार काम करने के बाद भी आप थकान महसूस करने के बजाय ऊर्जा से भरे हुए हों? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल होता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। लोग उसे शायद फ्लो स्टेट कहते हैं। ठीक यही बात है। जब ये मेंटर्स स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करते हैं,
तो वे सिर्फ 8 घंटे की नींद या जिम जाने तक सीमित नहीं रहते। तो वो मानसिक ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपना समय उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से रिचार्ज करती हैं। शारीरिक थकावट को तो आप एक रात की अच्छी नींद से ठीक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वो मानसिक थकावट या बर्नआउट पैदा करता है। और बर्नआउट को सिर्फ आराम से ठीक नहीं किया जा सकता। ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब ऊर्जा का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि वो उद्देश्य है जो आपको ड्राइव करता है। एकदम सही। और शायद इसी से जुड़ा है निरंतर सीखने का सिद्धांत भी, क्योंकि स्रोत से ये भी स्पष्ट होता है कि ये लोग सिर्फ अपने फील्ड की किताबें नहीं पढ़ते। हाँ, वे डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद मनोविज्ञान पढ़ रहा हो, या एक निवेशक जीव विज्ञान की किताब पढ़ रहा हो, ताकि वो इकोसिस्टम को समझकर उसे बाजार पर लागू कर सके। इसी को तो हम क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन। आज के समय में ज्ञान का जो हाफ लाइफ है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। जो चीज किसी ने 5 साल पहले सीखी थी, वो शायद आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई हो। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल, इसलिए निरंतर सीखना कोई शौक नहीं है, ये एक अस्तित्व बचाने की जरूरत है। ये दिमाग के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आती है। वो क्या? आप कितने भी विचार सीख लें, आप कितनी भी अच्छी रूटीन बना लें, और आपके पास कितनी भी ऊर्जा क्यों ना हो, गलतियां तो फिर भी होती हैं। जीवन अप्रत्याशित है। हाँ, असफलता तो जीवन का हिस्सा है। और यहीं से हम स्रोत के सबसे जबरदस्त हिस्से पर आते हैं, असफलता और निर्णय लेने की क्षमता। हम सभी ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हार से सीखना चाहिए। हर कोई यही कहता है। लेकिन असलियत में क्या होता है? जब कोई आम इंसान असफल होता है तो वो ओवर थिंकिंग के एक भयानक जाल में फंस जाता है। वो खुद को कोसने लगता है। हाँ, वो हफ्तों तक यही सोचता रहता है कि मुझसे ये गलती क्यों हुई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये जो मेंटर्स हैं, जो दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, ये उस ओवर थिंकिंग के जाल से खुद को कैसे बचाते हैं? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि टॉप परफॉर्मर्स असफलता को अपनी पहचान के साथ जुड़ने ही नहीं देते। पहचान के साथ नहीं जुड़ने देते मतलब? आम लोग जब किसी प्रोजेक्ट में फेल होते हैं तो वे कहते हैं मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन एक टॉप परफॉर्मर कहता है मेरी जो परिकल्पना या हाइपोथेसिस थी वो गलत साबित हुई। अरे वाह, शब्दों का कितना बड़ा फर्क है। हाँ, वे अपने अहंकार या ईगो को परिणाम से पूरी तरह अलग कर देते हैं। उनके लिए असफलता कोई भावुक करने वाली त्रासदी नहीं है, उनके लिए असफलता सिर्फ डेटा है। असफलता को डेटा की तरह देखना, ये सच में बहुत पावरफुल है। मतलब मैंने ये तरीका आजमाया, ये काम नहीं किया, ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा है कि ये तरीका गलत है, अगला तरीका क्या है? बिल्कुल, और इसी डेटा वाले नजरिए के कारण ही वो बहुत तेज और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं। आपने पूछा कि वे ओवर थिंकिंग से कैसे बचते हैं। तेज फैसले लेना ही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है। तेज फैसले लेना, पर जल्दबाजी में गलतियां नहीं होती? देखिए, ज्यादातर फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें पलटा जा सकता है, रिवर्सिबल डिसीजंस। हाँ, ये बात तो है। अगर आपने कोई गलत फैसला ले भी लिया तो आप उसे बाद में सुधार सकते हैं। मेंटर्स इस बात को समझते हैं कि किसी भी फैसले पर हफ्तों तक विचार करने से जो मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है वो नुकसानदेह है। हाँ, वो मानसिक ऊर्जा एक गलत फैसला लेकर उसे सुधारने की लागत से कहीं ज्यादा होती है। गति अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। हम अक्सर परफेक्ट फैसले के इंतजार में कोई फैसला ही नहीं लेते, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब शानदार विचारों और इनसाइट्स के बावजूद हर चीज की तरह इस किताब की भी कुछ कमियां हैं, जिनका हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। हाँ, कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये कि इस किताब में कोई स्ट्रक्चर्ड फ्लो या कहानी नहीं है, जो कि Q&A फॉर्मेट की वजह से है। हाँ, इसलिए ये किसी उपन्यास की तरह एक सुर में आगे नहीं बढ़ती। और दूसरी बड़ी कमी ये है कि इसमें जानकारी इतनी ज्यादा है, इतने सारे अलग अलग विचार हैं कि पढ़ने वाले को भयंकर कंफ्यूजन हो सकता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल, ये एक फायर होज से पानी पीने की कोशिश करने जैसा है। इतने सारे अलग अलग मेंटर्स की बातें सुनकर किसी को भी लग सकता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं।
मैं समझ सकती हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस किताब के लिए सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि इसे कभी भी पहले पन्ने से शुरू करके आखिरी पन्ने तक एक बार में पढ़ने की कोशिश न करें। तो फिर कैसे पढ़ें? जैसा आपने कहा, ये कोई उपन्यास नहीं है। इसे एक बड़े से टूल बॉक्स या फिर एक बुफे की तरह देखें। बुफे मतलब जहाँ बहुत सारा खाना लगा होता है? बिल्कुल। जब आप किसी शानदार बुफे में जाते हैं जहाँ 100 अलग अलग तरह के व्यंजन रखे हैं, तो क्या आप सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं, पेट खराब हो जाएगा। सही कहा। अगर आप सब कुछ खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप सिर्फ वही चुनते हैं जिसकी आपको उस वक्त जरूरत है या जो आपको पसंद है। श्रोताओं के लिए भी यही दृष्टिकोण सही रहेगा। जब वे इस तरह की ज्ञान से भरी सामग्री से गुजरते हैं तो उन्हें सिर्फ उन विचारों, उन आदतों और उन जवाबों को चुनना चाहिए जो उनके जीवन के वर्तमान चरण पर लागू होते हैं। मतलब जो समस्या अभी सामने है, सिर्फ उसी का समाधान ढूंढें। एकदम। जो चीज अभी काम की नहीं लग रही, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और राहत देने वाली सलाह है। आपको सब कुछ एक साथ लागू करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वैसे स्रोत के अनुसार ये किताब खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स, छात्रों, क्रिएटर्स और ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपनी जिंदगी में कोई दिशा तलाश रहे हैं। और इसे काफी अच्छी रेटिंग्स भी मिली है। हाँ, ये बताती है कि ये सामग्री कितनी मूल्यवान है। ये आपको घर बैठे बैठे दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और सफल दिमागों के साथ एक तरह की मानसिक बातचीत करने का मौका देती है। ये सच में एक बहुत बड़ा अवसर है। ये इस बात का प्रमाण है कि भले ही सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला ना हो, लेकिन सफलता के जो सिद्धांत हैं, जैसे अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन करना, निरंतर सीखना और असफलता को डेटा की तरह इस्तेमाल करना, वो सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। बिल्कुल। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हैं तो हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बहुत ही उन्नत टूल किट तैयार कर लेते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ट्राइब ऑफ मेंटर्स का ये विश्लेषण ये पूरी तरह से साबित करता है कि हम दूसरों की समझदारी और उनके अनुभवों का लाभ उठाकर अपनी खुद की विकास यात्रा को कई गुना तेज कर सकते हैं, एक रॉकेट की तरह। हाँ, हमें हर गलती खुद करने की जरूरत नहीं है। हम उनके मानसिक मॉडल्स को समझकर उन्हें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढालकर अपने फैसलों को कई ज्यादा सटीक बना सकते हैं। और शायद यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसकी हम सभी को तलाश रहती है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात करता है और जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या है? आज हमने सफल लोगों की आदतों के बारे में बात की, उनके अनुभवों से सीखने की बात की, हमने सही रूटीन और सही फैसलों की अहमियत को समझा। लेकिन जरा इस पर विचार करें, क्या कभी कभी हम सबसे बेहतरीन मेंटर की तलाश या सबसे परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को ही अपने असली काम से बचने का एक बहाना तो नहीं बना लेते? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सफलता के बारे में पढ़ने, उसके बारे में चर्चाएं सुनने, नई नई आदतों को डायरी में लिखने और प्रोडक्टिविटी के नए तरीके खोजने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम वो असली काम करना ही भूल जाते हैं जो हमें सच में आगे ले जाएगा? एक तरह का छलावा। बिल्कुल। क्या ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन या उत्पादक टालमटोल का ही एक नया और फैंसी रूप तो नहीं है? हम खुद को ये तसल्ली देते रहते हैं कि हम सीख रहे हैं, लेकिन असल जमीन पर हम कोई कदम ही नहीं बढ़ाते। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार पर मंथन जरूर कीजिएगा। क्या आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उसे असल जिंदगी में लागू भी कर रहे हैं? आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।